हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करने वाले कारक को। पिछले वीडियो में हमने प्रत्यक्षीकरण के बारे में, उसके विशेषताएं, क्या उसके गेस्टाल्ट सिद्धांत है, इसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं प्रत्यक्षीकरण के कारक या प्रत्यक्षीकरण को निर्धारित करने वाले तत्व। प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करने वाले 3 प्रकार के तत्व होते हैं या कारक होते हैं। व्यक्तिगत कारक पर्सनल फैक्टर्स, सामाजिक कारक सोशल फैक्टर्स तथा सांस्कृतिक कारक यानी कल्चरल फैक्टर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत कारकों की। व्यक्तिगत कारक जो है वो प्रत्यक्षीकरण को जो परसीव करने वाला है उसको हम प्रत्यक्षीकरण कर्ता कहते हैं। प्रत्यक्षीकरण करने वाले पर उसके स्वयं के कारकों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बहुत से ऐसे कारक हैं उसकी, जैसे आवश्यकताएं हैं, वस्तु का मूल्य है, मानसिक प्रति है और अन्य कई कारक हैं जो कि उसके प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि कई बार जैसे हम भूखे हैं तो हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हैं और हमें भूख लगी है, तो हमें हर जगह खाने की चीज़ नज़र आती है। कोई भी चीज़ दिखी तो लगेगा ये रेस्टोरेंट है या चाय की दुकान आ गई या कुछ और खाने का आ गया। तो क्योंकि हमारी शारीरिक आवश्यकता भूख है, भूख प्यास, हमें जो भी दिखाई देगा वो हमारी भूख प्यास जैसी हमारी शारीरिक आवश्यकता होगी, उसके अनुसार हमें सामने जो भी उद्दीपक होगा उसका प्रत्यक्षीकरण हम उसी तरह से करेंगे। एक ऑस्गुड एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि जब भी वो भोजन करने के लिए रास्ते में जाते थे तो रास्ते में उनको एक दफ्तर मिलता था जिसका नाम था 4000D। 400D यानी कि 400D को वो इस तरह से अनुभव करते थे, वो FOOD। क्योंकि जब वो जाते थे उस समय खाना खाने के लिए तो उनको भूख लगी रहती थी और वो उस 400D को हमेशा फूड पढ़ा करते थे। तो इस बात के बहुत सारे संकेत मिले हैं कि व्यक्ति की जो शारीरिक आवश्यकताओं का प्रभाव है वो उसके प्रत्यक्षीकरण के ऊपर पड़ता है। इसी तरह एक लिपाइन तथा मर्फी ने एक अध्ययन किया जिसमें उन्होंने 2 तरह के समूह लिए थे। एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिया, प्रयोगात्मक समूह लिया, तथा दूसरा नियंत्रित समूह लिया और उनको एक शीशे के भीतर कुछ दिखाया गया और उनसे कहा गया कि आपको धुंधला सा दिख रहा है कुछ और आपको बताना है कि इसमें क्या दिख रहा है। उन्होंने अध्ययन किया कि जो बच्चे प्रयोगात्मक समूह के थे यानी कि जो भूखे थे और नियंत्रित समूह के बच्चे जो कि भरपेट भोजन किया हुआ था, उन्होंने जब अंदर दिखती हुई जो स्पष्ट चित्र का अस्पष्ट चित्रकारी थी, उन्होंने जो नियंत्रित समूह के बच्चे थे उनकी अपेक्षा जो प्रयोगात्मक समूह के बच्चे थे उन्होंने खाने पीने से संबंधित चीज़ों को बताया कि इस चित्र में हमें खाने पीने से संबंधित चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जबकि जो नियंत्रित समूह के बच्चे थे उनको कुछ और दिखाई दे रहा था, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। तो इस बात से के स्पष्ट प्रमाण हमारे को मिलते हैं कि प्रत्यक्षीकरण पर व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं का प्रभाव पड़ता है। अब आती है मानसिक आवश्यकताएं। मैक्लीलैंड तथा लिबरमैन ने एक अध्ययन किया था। उन्होंने उस अध्ययन में देखा कि व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण पर उसके उपलब्धि अभिप्रेरणा यानी अचीवमेंट मोटिवेशन का किस तरह से प्रभाव पड़ता है। उन्होंने 2 समूह लिए, एक तो हायर अचीवमेंट अचीवर्स ग्रुप, दूसरा लो अचीवमेंट वाले मोटिवेशन वाले ग्रुप लिया। उसमें उनको प्रोजेक्टर के ऊपर कुछ शब्द दिखाए गए, 30 शब्द उनको टेचिस्टोस्कोप के माध्यम से दिखाए गए, जिसमें 10-10 शब्द जो थे
वो उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा के थे तथा 20 शब्द तटस्थ थे। उन्होंने अपने परिणामों में देखा कि जो हायर अचीवर मोटिवेशन वाले थे बच्चे या ग्रुप जो था, वो उन 10 शब्दों को जो कि हायर मोटिवेशन से जुड़े हुए थे उनको जल्दी प्रत्यक्षीकृत किया, जबकि जो लो अचीवमेंट मोटिवेशन वाले बच्चे थे उन्होंने जो तटस्थ शब्द थे उनका प्रत्यक्षीकरण जल्दी किया। उनकी प्रत्यक्षात्मक दहली जो थी वो तटस्थ शब्दों के प्रति ज्यादा जल्दी उन्होंने कम समय में उनको प्रत्यक्षीकृत किया, और जो हायर अचीवमेंट वाले बच्चे थे उन्होंने हायर अचीवमेंट वाले जो शब्द थे उनकी प्रत्यक्षात्मक दहली उनकी कम थी और तटस्थ शब्दों के प्रति प्रत्यक्षात्मक दहली ज्यादा थी। इसी तरह से आल्पोर्ट तथा वर्णन थे, एक वैज्ञानिक थे, उनकी एक मापनी थी जिसको हम मूल्य मापनी कहते हैं। उसके ऊपर 6 तरह के मूल्य होते हैं से संबंधित कथन है। सैद्धांतिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, राजनीतिक, धार्मिक तथा सौंदर्यात्मक मूल्य। इनके आधार पर उनको मापन किया गया। उन पे 6 शब्द सभी से संबंधित टेस्टोस्कोप पे दिखाए गए। तो परिणामों में उन्होंने देखा कि जो उन शब्दों का प्रत्यक्षीकरण लोगों ने जल्दी किया जो उनके खुद के हायर वैल्यू सिस्टम से जुड़े थे। मान लीजिए कोई व्यक्ति धार्मिक मूल्य का है तो उसे धर्म से संबंधित धार्मिक शब्द कोई दिखाई दिया तो वो उसने जल्दी पहचाना। आर्थिक मूल्य वाले व्यक्ति को आर्थिक शब्द कोई दिखाई देगा तो वो उसको जल्दी पहचानेगा। एस्थेटिक मूल्य वाला एस्थेटिक शब्दों को जल्दी पहचानेगा। यानी कि जैसी हमारी शारीरिक और मानसिक आवश्यकताएं होती हैं उसके अनुसार हमारा प्रत्यक्षीकरण प्रभावित होता है। अगला कारक है वस्तु का मूल्य, यानी कि किसी वस्तु का मूल्य हमारे लिए कितना है, यह प्रत्यक्षीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। मान लीजिए एक ब्रूनर, गुडमैन तथा ब्रूनर ने एक अध्ययन किया। उसमें उन्होंने कुछ 2 समूहों के बच्चे लिए। एक समूह के सभी बच्चे अमीर घर के थे और दूसरे समूह के बच्चे गरीब घर के थे। सभी बच्चों को 10, 15, 20, 25, 50 पैसे के सिक्के उन्होंने प्रोजेक्टर के ऊपर दिखाया और उनका जो आकार था वो उनको बनाना था। उन्होंने देखा कि जो गरीब घर के बच्चे थे उन्होंने जो भी 5, 10, 25 सिक्के थे उनको बड़ा बड़ा बनाया, यानी क्योंकि उनके लिए उनकी वैल्यू ज्यादा थी। जो अमीर घरों के बच्चे थे उन्होंने गरीब घरों के जो बच्चों का समूह था उन बच्चों की तुलना में उनका आकार जो था छोटा बनाया। क्यों? उनके लिए उनका मूल्य गरीब बच्चों के मूल्य की अपेक्षा कम था। यहाँ पे गरीब बच्चों ने जो था 20, 25 पैसे, 50 पैसे का जो सिक्का था उसका ओवर एस्टिमेट किया उन्होंने उनके लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज थी उन्हें मिलना उनके लिए। ये अध्ययन हमारा 1947 में किया गया था। आज के संदर्भ में देखें तो 20-50 पैसे नहीं मिलेंगे हमें। अगला कारक आता है हमारा मानसिक वृत्ति। मानसिक वृत्ति जो है वो भी हमारी किस तरह का हमारा मेंटल सेट है। कोई भी चीज को हम देख रहे हैं तो हमारा मेंटल सेट जो है उस परसेप्शन को प्रभावित करता है। कई बार शाब्दिक निर्देश दिए जाते हैं आपको कि आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी, उसमें कुछ घोड़े दिखेंगे। तो 1931 में इसी तरह एक स्ट्रीट ने एक अध्ययन किया था। उन्होंने प्रयोजियों को एक निर्देश दे दिया कि आपको एक दृश्य दिखाया जाएगा, चित्र दिखाया जाएगा जिसमें आपको घोड़े दिखेंगे। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने देखा, प्रयोजियों से पूछा कि आपको क्या दिखाई दिया है, तो उन्होंने उसमें घोड़े देखे। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट जो उनको वर्बल इंस्ट्रक्शंस मिले थे उसके कारण उन्होंने अपना माइंडसेट उसी वर्बल इंस्ट्रक्शन के ऊपर सेट कर लिया और कुछ नहीं सोचा। और जो ही चित्र दिखाया उनको वहां पे उसमें घोड़े उन्होंने देखना शुरू किया। इसी तरह एक बोरिंग वैज्ञानिक थे, वहां पे उन्होंने एक
चित्र बनाया था जिसको माई वाइफ एंड माई मदर इन लॉ के नाम से जाना जाता है। लीप ने 1935 में इसी चित्र को दिखा करके लोगों को कहा, दो समूह लिए, जिसमें एक समूह को उन्होंने कहा कि आपको इसमें खूबसूरत सी जवान लड़की दिखाई देगी, और दूसरे समूह को कहा कि आपको इसमें एक बूढ़ी औरत दिखाई देगी। ये हमारा आकृति पृष्ठभूमि यानी कि फिगर बैकग्राउंड जो रिवर्सिबल हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, चित्र भी देखा था, उसके हिसाब से दोनों समूहों को अलग अलग उनको फिगर और बैकग्राउंड के आधार पर बताया गया। तो जिस समूह को ये कहा कि आपको एक खूबसूरत लड़की दिखाई देगी, जवान लड़की दिखाई देगी, उनको वैसी ही उसमें नजर आई। और दूसरे समूह, उसी चित्र में दूसरे लोगों को कहा गया कि आपको बूढ़ी औरत दिखेगी, तो आपको उन्होंने उसमें वैसी ही तस्वीर देखी। तो यानी कि जो प्रत्यक्षात्मक समूह था, उन्होंने एक और समूह लिया जिसको उन्होंने कुछ भी निर्देश नहीं दिया था कि आपको क्या दिखाई देगा। तो उसमें से कुछ को उसमें खूबसूरत लड़की दिखाई दी, किसी को वृद्ध औरत, वृद्धा एक दिखाई दी। तो उन्होंने अपने हिसाब से, प्रयोगात्मक जो समूह था तीसरा, उन्होंने अपने हिसाब से उस तस्वीर में चीजें देखी। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि जैसा हम मेंटल सेट एक बना देते हैं व्यक्ति का, व्यक्ति उसी के अंतर्गत सोचता है, समझता है और चीजों को ग्रहण करता है। इसी तरह से अगर हम पहचान की बात करते हैं कि पहचान है कि आपको पहचानना है, एक चैपमैन थे, उन्होंने एक अध्ययन किया था जिसमें उन्होंने टेस्टोस्कोप के ऊपर कुछ शब्दों को दिखाया था। अब उनकी कितने अक्षर दिखाई दे रहे हैं, कितनी संख्या है उनकी, कैसा प्रकार है, अक्षरों की स्थिति किस तरह की, तीनों तरह से उनको बताना था। लेकिन कार्ड की जो है इन तीनों विशेषताओं के आधार पर पहचानना मुश्किल था। लेकिन जब उनको एक सेट बना दिया जाता है कि आपको एक का आधार पर पहचाना है कि कितनी संख्या है, गिनना है तो आप गिन लेंगे, दूसरा किस स्थिति में है वो तो आप गिन लेंगे, यानी कि पहचान बता दी जाती है, तो प्रत्यक्षीकरण करना उसी दिशा में वो हमारे को प्रभावित करता है। उसके बाद आता है हमारा प्रतीकात्मक अर्थ। प्रतीकात्मक अर्थ कई बार क्या होता है कि किसी भी कोई चिन्ह है, कोई वस्तु जो है, उसका हर व्यक्ति के लिए एक अलग अर्थ होता है जो कि सामान्य अर्थ से अलग हट करके होता है। ये अर्थ व्यक्ति के लिए पॉजिटिव वैल्यू भी रख सकता है और नेगेटिव वैल्यू भी रख सकता है, और ये व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण को काफी प्रभावित करता है। इसी तरह एक पोस्टमैन एंड ब्रूनर ने 1948 में एक अध्ययन किया था जिसमें कुछ लोगों को अलग अलग आकार की तख्तियां दी गई जिनके ऊपर डॉलर का साइन था, स्वास्तिक का साइन था और ज्यामितीय कुछ ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स थे, और उनको प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया गया। अब ये कि क्योंकि वो अमेरिकन लोगों के ऊपर किया गया था अध्ययन, तो वहाँ पे जैसे डॉलर है उसके लिए लोगों का पॉजिटिव मूल्य है, पॉजिटिव अर्थ है उसका, क्योंकि वो वहाँ का सबसे बड़ी करेंसी है। स्वास्तिक का चिन्ह हिटलर का राष्ट्रीय चिन्ह था जिसको कि अमेरिकी घृणा करते थे और उसको अशुभ घटनाओं से जोड़ करके देखते थे, इसके लिए उनमें नेगेटिव मूल्य थी, वैल्यू थी। इसी तरह जो ज्यामितीय आकृतियां थी वो न पॉजिटिव थी न नेगेटिव थी। तो परिणामों में देखा उन्होंने कि लोगों ने डॉलर और स्वास्तिक दोनों को ज्यादा बड़ा कर करके दिखाया। उनके लिए उनका प्रतीकात्मक अर्थ ज्यादा क्योंकि पॉजिटिव था और दूसरे के लिए नेगेटिव था। ज्यामितीय आकृतियां थी उनको उन्होंने इतना महत्व नहीं दिया क्यों वो उनके लिए कोई भावनात्मक कोई लगाव नहीं रखती, कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन हम जैसे प्रयोग किया गया, अगर हम हमारे संदर्भ में देखें कि हमारे धर्म में, जो हिंदू धर्म में स्वास्तिक एक शुभ चिन्ह माना जाता है, तो हमारे लिए वो एक अलग पहचान रखता है, तो हम उसका प्रत्यक्षीकरण करेंगे तो एक अलग ढंग से करेंगे। इसी तरह अगला कारक आता है अधिगम, यानी हमारी लर्निंग का भी
जिसको हम सीखना भी कहते हैं। लर्निंग का भी हमारा प्रत्यक्षीकरण पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। प्रत्यक्षीकरण जो परसेप्चुअल आइडेंटिफिकेशन होता है, प्रत्यक्षात्मक तादात्म्यकरण जिसको हम कहते हैं, वो अधिगम के कारण ही होता है। बहुत सारे हमारे कई बार अनुभव इस तरह के होते हैं, हम प्रैक्टिस करके भी किसी चीज को सीख सकते हैं, उसका प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको दूरी का ज्यादा अनुभव नहीं होता है, धीरे धीरे वो दूरी का प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाता, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास करता है वो दूरी प्रत्यक्षीकरण को सही ढंग से करने लग जाता है। प्रत्यक्षीकरण में हमारे जैसे कई बार हमें रात के समय, जैसे हम अगर गाड़ी चला रहे हैं रात में, हमने नया नया गाड़ी चलाना सीखा है, तो हमें गाड़ी की दूरी का अंदाज नहीं होता कि सामने वाली गाड़ी कितनी दूर से आ रही है नहीं आ रही है। लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं वैसे वैसे हमें सामने वाली गाड़ी का परसेप्शन क्लियर होता जाता है। तो ये अधिगम का भी हमारे प्रत्यक्षीकरण के ऊपर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद आता है संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट का भी हमारे प्रत्यक्षीकरण के ऊपर प्रभाव पड़ता है। कॉन्टेक्स्ट हमारा कई प्रकार का हो सकता है, जैसे इंट्रासेंसरी कॉन्टेक्स्ट, और दूसरा होता है इंद्रिय पेशीय यानी कि सेंसरी मोटर इंटरेक्शन। दो तरह के हमारे संदर्भ होते हैं। अगर प्रत्यक्षीकरण किए जाने वाला उद्दीपक, यानी जिस उद्दीपक को हम ग्रहण कर रहे हैं उसका प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं, वो तथा उद्दीपक संदर्भ दोनों ही हमारे एक ज्ञानेंद्रिय के क्षेत्र में आते हैं, तो उसको हम इंद्रिय संदर्भ, अंत इंद्रिय संदर्भ या इंट्रासेंसरी कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। इस प्रकार का संदर्भ उस उद्दीपक जिसको कि हम प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं उसके लिए वो एक बैकग्राउंड का काम करता है। जब बैकग्राउंड का काम करता है, अगर एक ही रंग के हों तो हमें प्रत्यक्षीकरण करने में आसानी नहीं होती। जैसे हम फोटोग्राफ के लिए जाते हैं, अगर जैसे कपड़े हमने पहने हैं अगर उसी तरह का अगर फोटोग्राफर पीछे पर्दा लगा देगा तो दोनों में अंतर नहीं रह पाएगा, और हमें प्रत्यक्षीकरण में, क्योंकि उसकी जो पृष्ठभूमि है और जो हमारा फिगर है, हम हैं जहाँ, वो दोनों एक जैसे हो जाएंगे तो प्रत्यक्षीकरण में कठिनाई होगी और हमें भ्रम उत्पन्न हो सकता है। इसलिए उसमें विरोध होना जरूरी है। दूसरा संदर्भ आता है इंद्रिय पेशीय यानी सेंसरी मोटर इंटरेक्शन। जब जिस उद्दीपक का हम प्रत्यक्षीकरण कर रहे हो वो एक क्षेत्र में हो, ज्ञानेंद्रिय के क्षेत्र में हो, और दूसरे ज्ञानेंद्रिय के क्षेत्र में हो, प्रत्यक्षीकरण उद्दीपक दूसरे ज्ञानेंद्रिय क्षेत्र में भी हो, तो इसको इंटरसेंसरी संदर्भ कहते हैं। मान लीजिए कि उद्दीपक का हम प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं, उस समय हमारी कुछ मांसपेशियां भी सक्रिय हों, जिससे हमें गति विषयक संकेत प्राप्त होते हों। मान लीजिए हमें कुछ काम करना है, कुछ हमारी मसल्स से काम करना है, सामने से देख करके कूदना है। मान लीजिए हम चल रहे हैं, चलते चलते हमारे को कोई पानी का कोई नाला आ गया है, तो हमें उसको दोनों, क्योंकि हमें देखना भी है, एक इंद्रिय काम कर रही है, दूसरा हमें एकदम से उसको पार करना है, तो हमें छलांग लगानी है, यानी हमारी मसल्स भी काम कर रही हैं। तो दोनों हमारी संदर्भ जो है हमारे प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करेंगे। अगर हमने एक ही इंद्रिय का काम में लिया तो या तो हम हो सकता है उस पानी नाले में गिर जाएं, अगर हमने चढ़े और सामने देखा नहीं कि कितना है तो भी हमारा प्रत्यक्षीकरण गलत हो सकता है। अगली हमारी कारक आता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के अंतर्गत हमारे जो, क्योंकि व्यक्ति कोई भी लक्ष्य उन्मुख व्यवहार जब करता है तो उसके लिए उसका मोटिवेशन, उसकी अभिप्रेरणा काम में आती है। अभिप्रेरणा एक बहुत ही लंबी प्रोसेस है जिसमें हमारी सारी चीजें, हमारी जो मानसिक क्रियाएं हैं वो प्रभावित होती हैं। अभिप्रेरणा से हमारा प्रत्यक्षीकरण भी प्रभावित होता है। उसमें हमारे कई कारक होते हैं, जैसे प्रत्यक्षात्मक सतर्कता और प्रत्यक्षात्मक सुरक्षा। प्रत्यक्षात्मक सतर्कता यानी परसेप्चुअल विजिलेंस जिसको हम कहते हैं। कई बार ये देखा जाता है कि प्राणी जो है किसी भी उद्दीपक के प्रति
ज्यादा तत्पर होता है, अतिरिक्त रूप से तत्पर हो जाता है। और यह तत्परता कई बार इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति उस उद्दीपक के प्रति उस अवस्था में भी प्रतिक्रिया कर लेता है जबकि वो उद्दीपक स्पष्ट ही नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को सामने हमने स्क्रीन के ऊपर कुछ दिखाया कि आपको बताना है, हमने क्या दिखाया, कुछ सेकंड्स के लिए हमने दिखाया 2, फिर दिखाया 4, 6, 8, तो वहां उसको लगेगा कि अगली संख्या 10 होगी, तो हम दिखाने से पहले ही हम बोल जाते हैं क्योंकि हम इतने विजिलेंट हो गए कि हमें लगेगा कि ये अब 10 होना चाहिए। तो इस तरह से हम किसी भी प्राणी जब किसी भी उद्दीपक की पहचान करने के लिए जो उसका सीमांत घट जाता है, यानी कि जो समय होना चाहिए कि इतना समय उसको पहचानने में लगना चाहिए, उससे पहले ही वो उसकी पहचान बता देता है, तो वो प्रत्यक्षिक सतर्कता कहलाती है। दूसरा है प्रत्यक्षात्मक सुरक्षा। जब प्रयोज्य के सामने कोई पीड़ादायी उद्दीपक को उपस्थित किया जाता है तो साधारण या तटस्थ उद्दीपकों की अपेक्षा व्यक्ति इन उद्दीपकों की पहचान का सीमांत जो है उनको उनके प्रति प्रतिक्रिया करने के जो उसका समय है वो बढ़ जाता है, क्योंकि व्यक्ति उससे बचना चाहता है। मान लीजिए हमें लगा कि अरे बाहर निकले और कुछ हमें चोट पहुंचा देगा, कोई चीज हमें डर लगता है, तो हम उसके प्रतिक्रिया बाहर नहीं जाएंगे कि कोई आए उसके बाद ही हम बाहर निकले। या कोई शब्द जैसे हमें दिखाए गए कि कुछ शब्द हमारे टैबू शब्द होते हैं, वर्जित शब्द होते हैं। एक अध्ययन किया गया था जिसमें कुछ शब्द लोगों को दिखाए गए जिसमें तटस्थ शब्द थे, कुछ टैबू शब्द थे। अब जो जैसे आज हम कोई 10 शब्दों की ऐसी लिस्ट दिखाएं बच्चों को कि आपको बताना है हमने क्या दिखाया है, तो मान लीजिए शब्द आया अभिप्रेरणा, अनुभव, अधिगम। ये एक सामान्य शब्द है, तटस्थ है, जो ही दिखाएं हम उसका उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन आज भी हमारे यहाँ जैसे हम ये कहें लिंग या सेक्स कोई शब्द आया तो हम उसको, क्योंकि हमारे समाज में वो एक तरह से टैबू वर्ड्स हैं, तो हम उनको देख करके उनके प्रति प्रतिक्रिया करने में कुछ समय ज्यादा लेंगे, सीमांत हमारा बढ़ जाता है, तो उसको हम प्रत्यक्षात्मक सुरक्षा कहते हैं। उसके बाद आता है हमारे पूर्व अनुभव। पूर्व अनुभव भी इस तरह के होते हैं कि हम व्यक्ति को प्रत्यक्षात्मक संगठन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई बार हम हमारे दैनिक जीवन में भी जो है, पहले हमने कभी कोई सेम उद्दीपक देखा हो और उसी तरह का कोई उद्दीपक हमें बाद में दिखाई दे रहा है, तो हमें हमारे पूर्व अनुभव के आधार पर उसका प्रत्यक्षीकरण करने में आसानी हो जाती है। तो इस तरह से हमारा पूर्व अनुभव भी प्रत्यक्षीकरण में हमें प्रभावित करता है।